हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मेरा नाम है रिया और स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो पर जिसका नाम है बाजार एट 9। इस शो के जरिए हम ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। वॉल स्ट्रीट पर हमें रात भर क्या कुछ हलचल देखने को मिली, एशियाई बाजारों से हमें क्या कुछ संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहती है। हम इस शो के जरिए एक्सपर्ट्स को भी कनेक्ट करते हैं। आप अपने जो सवाल पोस्ट करते हैं हम उन तक जवाब जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है और किन स्टॉक्स पर आपको अपनी नजर बनानी चाहिए और किन सेक्टर से आपको फायदा मिल सकता है। साथ ही वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इन सभी पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और अगर मैं कल के बाजारों की थोड़ी आपको डिटेल दूं तो कल बाजार जो है उसमें निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली और बाजार सपाट बंद हुए, यानी कि 24,400 के लेवल पर ही बाजार बंद हुए थे। बैंकिंग, मेटल और फार्मा शेयरों में बिकवाली की वजह से जो दबाव देखने को मिला उसकी पूरी भरपाई एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी शेयरों में जो खरीदारी हुई वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो अभी हम सबसे पहले मेरे को एंकर को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, प्रद्युमन को। वो आपको समझाएंगे कि ग्लोबल बाजार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है और फिर हम उनसे पूछेंगे कि क्रूड ऑयल इस वक्त कहाँ कामकाज कर रहे हैं और क्रूड ऑयल में क्या कुछ होता नजर आ रहा है। थैंक यू रिया। वेरी वार्म एंड प्लेजेंट गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं क्रूड की बात करना चाहूंगा। जो आज कच्चे तेल की कीमत है वो तकरीबन 88 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। वेस्ट एशिया में जो तनाव है वो लगातार जारी है और इस पे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ट्रम्प के जो एक्शंस है और उनके जो बयान है वो काफी डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से जो एक्सपर्ट है वो भी सही से आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में मार्केट कैसे रिएक्ट करना चाह रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रुपये की बात कर लेता हूं। तो जो पैसा है वो 95.42 के स्तर पे बना हुआ है। जो अब एक बार हम यूएस मार्केट की तरफ रुख करते हैं रिया। जो टेक शेयर में खरीदारी और अमेरिकी बाजारों में कल कुछ तेजी देखने को मिली है। जो S&P 500 वो नए शिखर पे पहुंच गया है। डाउ जोन्स भी इंटरडे में 54,000 के ऊपर निकला। मेटा, माइक्रोन और नेटफ्लिक्स जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म किया। एशियाई बाजार में भी अच्छी रौनक देखने को मिली। कॉस्पी और निकाई में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली है। तेल की कीमतों में गिरावट से ये उम्मीद जगी थी कि फेडरल जो रिजर्व है वो अपने ब्याज दरों में को स्थिर रखने की कोशिश करेगा। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 0.4% चढ़ा है, जिसमें दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की है। पिछले दिनों इसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी। यह 3% तक ऊपर गया और बाद में 1.86% की बढ़त के साथ कारोबार किया। जापान का निकेई 225 1.68% और टॉप 6 0.95% बढ़े हैं, जबकि हैंगसेंग फ्यूचर्स 0.6% तक गिर चुका है। जापान येन 159.45 से 159.50 प्रति बैरल के स्तर पर आसपास बना हुआ है। भले ऐसी खबर आई थी कि जो प्रधानमंत्री है वहां की वो ब्याज दरों को बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन इस पे कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं मिल पाया है। गुरुवार को यूएस प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े से पता चला है कि जुलाई में थोक महंगाई दर अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कम रहे। तो आगे बढ़ने से पहले रिया एक बार हम गोल्ड और सिल्वर पे नजर डालना चाहेंगे। तो कैसा ये कामकाज करता दिख रहा है? जी प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गोल्ड का भाव है वो आज भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हाजिर सोना यानी कि हम स्पॉट गोल्ड की अगर बात करें तो $4,354 प्रति ऑन्स पर यह फिसला है। जैसा कि अमेरिका में जो जुलाई का खुदरा महंगाई का जो डेटा था वो जो एस्टिमेट्स थे उसके अकॉर्डिंग ही रहा है। और अगर मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सिल्वर की अगर मैं बात करूं यानी कि स्पॉट सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत $64.51 प्रति ऑन्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। FIIs और DIIs पर भी हम बात करेंगे। आपको बता दें कि FIIs ने लगातार दूसरे सेशन में भी अपना जो बिकवाली का सिलसिला है वो जारी रखा है और 510 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। जबकि अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो उन्होंने भारतीय इक्विटी मार्केट में अपनी जो खरीदारी का सिलसिला है वो कायम रखा और तीसरे दिन भी खरीदारी ही की, जिसके साथ जो ये आंकड़ा है वो है 4,353 करोड़ रुपए का। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की भी बात कर लेते हैं। 10 साल की जो
बॉन्ड यील्ड है उसमें हल्की नरमी देखी गई है और ये 4.64% के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है। अभी हम उन स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं जो आज आपके फोकस पे रहेंगे, साथ ही बाजार की भी नजरें इस स्टॉक पर बनी रहेंगी क्योंकि ये आज अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाले हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। ब्लू चिप इंडिया है, बोरोसिल है, कोचन शिपयार्ड है, CSM टेक्नोलॉजीज, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, इसके साथ ही जिंदल पॉली फिल्म्स। ये वो कुछ तमाम कंपनीज हैं जिनके आज तिमाही नतीजे आने वाले हैं। साथ ही कुछ और स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं हम, जैसे कि पीरामल फार्मा। इस कंपनी में आज बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। 6% हिस्सेदारी के लिए 1750 करोड़ रुपए का सौदा हो सकता है, जिसके बाद PPL फार्मा के स्टॉक्स पर भी आज बाजार का खास फोकस रहने वाला है। इसके साथ एक और चीज आपको बताना चाहूंगी और वो ये है कि सरकार की जो 7,280 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसको बेहद अच्छा रिस्पांस मिला है और इसमें जो कंपनीज बिडर्स में शामिल थे वो L&T और कोल इंडिया समेत 19-20 और कंपनीज भी इस लिस्ट में शामिल थे। इस योजना के जरिए होगा क्या, आपको वो भी समझा देते हैं कि इस योजना के जरिए हर साल 6,000 मेट्रिक टन इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की जो कैपेसिटी है उसको सरकार और ज़्यादा डेवलप करना चाहती है और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। अब इसके बाद हम वो स्टॉक्स देख लेते हैं जिनके कल रिजल्ट्स आया, जिनमें कल एक्शन देखने को मिला, जिनके बाद आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या कुछ होगी वो बना सकते हैं। इस पर हम एक्सपर्ट से डिटेल में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे LG इलेक्ट्रॉनिक्स की। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका कल तिमाही नतीजे आए जिसमें कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 27.2% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ये 652 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखी गई। रेवेन्यू 7,233 करोड़ रुपए पर दर्ज हुआ है और अगर हम एबिटा और मार्जिन दोनों की बात करें तो इन दोनों में भी सुधार हुआ है और AC की जो मांग है उसमें बढ़ोतरी हुई, जिससे कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी हमने इम्पैक्ट देखा और रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नतीजे आए हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे जो दूसरे स्टॉक पर हम बात करेंगे वो है वेलस्पन लिविंग। होम टेक्सटाइल कंपनी है और इनके भी तिमाही नतीजे आए जिसमें कि जो नेट प्रॉफिट है 84% की बढ़ोतरी के साथ 160 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू 23.7% बढ़कर 2,795 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एबिटा भी बढ़ा है और इसी के साथ मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो बेसिकली ओवरऑल जो नतीजे रहे वेलस्पन लिविंग के वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। और जो हम अगला स्टॉक पिक करेंगे वो है इंडिगो पेंट की कंपनी है इंडिगो पेंट्स और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 61% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 41.7 करोड़ रुपए पर नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है। रेवेन्यू में भी उछाल दर्ज हुआ है। रेवेन्यू 19.7% की बढ़ोतरी के साथ 370 करोड़ रुपए पर काम का दर्ज किया गया है। इसी के साथ अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा में 40% की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ मार्जिन जो है वो भी बेहतर परफॉर्म करता नजर आया है। अब अगला जो हम स्टॉक पिक करेंगे वो टाटा मोटर्स लेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यूनिट का जो रेवेन्यू है वो 9.3% बढ़कर 95,799 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन अगर हम एबिटा और मार्जिन की बात करें तो ये दोनों एस्टिमेट से काफ़ी कमज़ोर आए और इस तिमाही में कंपनी को टोटल फॉरेक्स लॉस की अगर हम बात करें तो 150 करोड़ रुपए का फॉरेक्स लॉस भी दर्ज हुआ है। और भी स्टॉक्स देख लेते हैं हम, जैसे कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का APE 1922 करोड़ रुपए रहा, जो कि एस्टिमेट था उससे काफ़ी कम हुआ है दर्ज। और अगर हम VNB की बात करें तो ये 446 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साथ ही मार्जिन जो है वो 23.2% पर पहुंच गया, यानी कि जो इनका VNB मार्जिन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आया। इसके साथ ही हम सम्मान कैपिटल पर भी एक नज़र डालेंगे। सम्मान कैपिटल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। जो मुनाफा है उसमें बढ़ोतरी नहीं, हालांकि मुनाफा घटा है। 27.2% घटकर ये 243 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 31.2% गिरकर 1,642 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी कि हमने शेयर पर एक दबाव भी देखा और जो दबाव था वो ओनली बिकॉज ऑफ जो रिजल्ट्स आए उसकी वजह से ही देखने को मिला। PPL फार्मा की हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। अगला जो स्टॉक है वो है JSW सीमेंट। JSW सीमेंट को जून तिमाही में घाटे से ये कंपनी मुनाफे की तरफ आई, यानी कि एक कमबैक दिखता हुआ नजर आया। हालांकि एबिटा और मार्जिन में गिरावट ही दर्ज हुई। ऐसे में अब बाजार की जो नज़र है वो इस बात पर रहेगी कि कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करता है, साथ ही जो अपना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो कंपनी कैसे बिल्ड करती है, वो कैसे सुधारती है। KRBL पर हम एक नज़र डालेंगे। ये बासमती चावल बनाने वाली कंपनी है। जून तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 73.16% बढ़कर 260 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन रेवेन्यू घटा है। रेवेन्यू 5.6% घटकर 1,496 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और
अगर मैं अगले स्टॉक की बात करूं तो वो है आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है बिरला ईस्टेट, उन्होंने नवी मुंबई में वाशी में अपना पहला रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इस प्रोजेक्ट से करीब 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की कंपनी को उम्मीदें लगाई जा रही है। तो ऐसे में आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर भी हम आज नजर डालेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक में हमें क्या कुछ हलचल देखने को मिलता है। होनासा कंज्यूमर इस लिस्ट में अगली कंपनी है। एफएमसीजी की कंपनी है होनासा कंज्यूमर, जिनके रिजल्ट्स अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 118.4% की बढ़ोतरी के साथ 90.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साथ ही अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 27% की बढ़ोतरी के साथ 756 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और अगर हम पैट मार्जिन की बात करें तो ये 11.5% रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। और भी हम स्टॉक्स को देख लेते हैं क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अगला जो स्टॉक है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। प्रीमियर एक्सप्लोसिव जो है वो डिफेंस और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। और अगर हम इसका मुनाफा देखें तो 80.1% घटकर ये 3.1 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रेवेन्यू और एबिटा इन दोनों में ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो 14.68% घटकर ये 5.71% पर पहुंच गया है। अगला जो स्टॉक हम पिक करेंगे वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। रियल एस्टेट की कंपनी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। मुनाफा जो है वो 150 करोड़ रुपए से बढ़कर 200 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि जो कंसोलिडेटेड इनकम है वो भी, उसमें भी हमने गिरावट ही देखी है। ये 1281 करोड़ रुपए से घटकर सीधा 1116 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऐसे में बाजार का आज खास फोकस रहेगा। तो ये वो तमाम स्टॉक्स थे जिन पर आज बाजार की नजरें बनी रहेंगी। क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी इन स्टॉक्स पर, इस पर भी हम अपने गेस्ट से बात करेंगे जब वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं प्रद्युमन से पूछना चाहूंगी कि प्रद्युमन, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास बाजारों को लेकर के, क्योंकि अभी सिर्फ 4 मिनट का वक्त बाकी है और फिर मार्केट खुलने वाले हैं। तो कुछ अपडेट है आपके पास मार्केट ओपनिंग से पहले? जी रिया, देखिए जो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और गिफ्ट निफ्टी जैसा संकेत दे रहे हैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी में तकरीबन 35 अंकों की गिरावट है और ये 0.14% की इसमें गिरावट मैं देख पा रहा हूँ और 24,422 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। तो जैसा कि ये ज्यादातर संकेत यही लग रहे हैं, क्योंकि कल हमें इसके उलट देखने को मिला था कि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हल्का खुलने का दिखा था हमें। जैसा मैंने बताया कि रुपए फ्लैट है और तिमाही नतीजे बहुत मैटर करेंगे। जैसा आपने एक एक करके सारे स्टॉक्स के बारे में बताया कि तिमाही नतीजे किस तरीके से शेयर्स पे असर डाल रहे हैं, मार्केट के चाल पे उनकी जो असर है वो इंडिगो पेंट्स पे खास नजर रहेगी, क्योंकि तकरीबन 19.67 जो फीसदी है बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। वहीं दूसरी तरफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू भी 15.5% बढ़ा है। टाटा मोटर्स पीवी हमने देखा किस तरीके से। विल्सन लिविंग में भी रेवेन्यू में 23.7% की बढ़ोतरी है। अशोक बिल्डकॉन और पावर प्रोजेक्ट्स में जो बोली है उन्होंने लगाई है। तो ये सारे मैटर्स हैं जो बाजार के रुख को तय करेंगे। तो अभी हम एक बार एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे, एक बार जैसे ही जुड़ते हैं वो, कि उनका क्या रुख है और मार्केट आज पूरे दिन कैसा कारोबार करता दिखेगा। जी, एक बार मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में भी बता दूंगी जो कल हमारे लूजर्स और गेनर्स में शामिल थे। सेक्टर वाइज हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी मेटल जो है वो कल 1.17% की गिरावट पर क्लोज हुआ था। निफ्टी फाइनेंस 0.49% की गिरावट पर क्लोज हुआ था। फार्मा 0.34% गिरा था और इसी के साथ निफ्टी रियलिटी में 0.94% की हमने बढ़ोतरी देखी थी। लूजर्स और गेनर्स की भी हम बात कर लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.74% गिरावट का शिकार हुआ था। ग्रासिम 1.66% गिरा था। आईसीआईसीआई बैंक 1.48% गिरा था और टाइटन 1.30% की गिरावट का शिकार हुआ था। गेनर्स पर भी फटाफट हम एक लिस्ट डाल लेंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 3.02% की तेजी देखी गई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में 1.82% अप था। इटर्नल 1.26% अप था और इसी के साथ HUL 1.21% अप था। चलिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए। हमारे साथ निशित सर जुड़ गए हैं जो आपको अब स्टॉक्स के बारे में बताएंगे कि हमने जिन तमाम स्टॉक्स के बारे में बातचीत की है उन स्टॉक्स पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या कुछ बननी चाहिए। निशित सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मैम, सब को वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो निफ्टी के फिलहाल लेवल्स नज़र आ रहे हैं उससे, मतलब जो लेवल पर निफ्टी कामकाज कर रहा है उससे निकलने की कितनी उम्मीद है? सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, आप उस पर थोड़ा बताइए। आउटलुक क्या है आपका?
डेफिनेटली अगर मार्केट की बात करें तो ओवरऑल हमें कुछ दिनों पे ऑलमोस्ट 1 वीक में थोड़ा करेक्शन मोड में ही निफ्टी देखने मिला है। हाई लेवल से हमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला था 24,700 के आसपास से। अगर हम कैश लेवल्स की बात करें तो वहां से हमें एक गिरावट देखने मिल रही है कि हम 24,300 350 के आसपास हम होवर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज का मेजर सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से ही एक रिकवरी की पॉसिबिलिटीज के चांसेस लग रहे हैं, जिस हिसाब से हमें 24,300 के आसपास से कल के दिन में भी एक रिकवरी देखने मिलेगी। ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी मोमेंटम रिकवरी के चांसेस यहाँ पे से देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से अगर हम बात करें तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ से वापस से हमें 24,500 तक की एक रैली या एक बाउंस हमें देखने मिल सकता है और ये करंट। सो डेफिनेटली यहाँ पे से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड लग रही है एंड अपसाइड के पोटेंशियल ज्यादा लग रहे हैं। सो करंटली यहाँ से लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें सो 57,500 57,300 एक मेजर सपोर्ट की तरह हमें देखने मिला एंड यहाँ से ही बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है 58,000 एंड 59,000 के लेवल्स के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ से बैंक निफ्टी पे भी फोकस रखना चाहिए। एंड ओवरऑल अगर बात करें तो बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन रेंज में हमें देखने मिल चुका है। सो यहाँ से डाउन साइड की रिस्क बैंक निफ्टी में भी लिमिटेड लग रही है। 57,000 का एक मेजर सपोर्ट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 59,000 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ऑल इन ऑल दोनों इंडेक्सेस में लॉन्ग साइड के पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं जब तक हमें निफ्टी में 24,280 डाउन साइड में एंड बैंक निफ्टी में 50,000 के लेवल्स ब्रेक होते हुए नहीं देखने मिलते, तब तक लॉन्ग साइड के पोजीशंस होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी दोनों इंडेक्सेस पे। ओके सर, दो स्टॉक्स पे आपसे जवाब जानना चाहूँगी। एक है वेलस्पन लिविंग और दूसरा है होनासा। ये दोनों ही प्री मार्केट में थोड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपसे जवाब लेंगे और उसके बाद सीधे प्रद्युमन के पास जाएंगे क्योंकि मार्केट ओपनिंग हो चुकी है, तो फिर अपडेट ले लेंगे उनसे। यस, सो वेलस्पन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ब्रेकआउट के ओवरऑल लोअर लेवल से एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल साइड के कंटिन्यू रह सकते हैं एंड करंट लेवल्स पे भी अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को तो होल्ड रखने की ही राय रहेगी। 174 जो प्रीवियस 52 वीक हाई है वहां तक के एक अपसाइड हमें देखना मिल सकती है पोजिशनली। तो डेफिनेटली वेलस्पन पे लॉन्ग साइड के पोजीशन होल्ड रखने की सलाह रहेगी। दूसरा अगर होनासा की बात करें तो होनासा में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो होनासा में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है और नए ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली दोनों ही काउंटर्स पे लॉन्ग साइड पोजीशन होल्ड रखने की राय रहेगी। ओके सर, प्रद्युमन अब आप हमें बताइए मार्केट अपडेट के बारे में बताइए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, गेनर लूजर, सेक्टोरल वाइज हमें सब कुछ अपडेट दीजिए कि मार्केट किन लेवल्स पर खुले हैं। जी देखिए, जैसा गिफ्ट निफ्टी जो है संकेत दे रहे थे कि बाजार लाल निशान पे ही खुलेंगे और ठीक वैसा ही हुआ है। तो फटाफट एक बार नजर डालते हैं। जो बीएसई सेंसेक्स है वो 77,903 के स्तर पर खुला है और मौजूदा समय में 0.39% की गिरावट के साथ 77,783 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं बीएसई बैंकिंग्स में भी गिरावट है, 0.21% की गिरावट है इसमें। वहीं बीएसई आईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, 0.34% की गिरावट यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। अब एक बार निफ्टी 50 की तरफ रुख करते हैं। ये जो है वो 24,361 के स्तर पे खुला है और इसमें तकरीबन 0.30% की गिरावट है और ये 24,324 के स्तर पे कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसमें 0.02% की गिरावट आई है। वहीं निफ्टी बैंक में 0.20% की गिरावट है। वहीं निफ्टी फिन सर्विस में 0.15% की गिरावट है। फटाफट एक बार हम गेनर और लूजर की तरफ रुख करते हैं। जो आज के गेनर्स हैं उसमें विप्रो है, अपोलो है, बजाज ऑटो है, अदानी पोर्ट्स है। तो ये जो है ये स्टॉक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। वहीं लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मैक्स हेल्थ, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जियोफिन। तो ये जो 5 स्टॉक्स हैं ये टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल है। तो बाजार ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो लाल निशान पे ही है। जी रिया। ओके, थैंक यू सो मच प्रद्युमन, आपने हमारे साथ जुड़ करके हमारे ऑडियंस को मार्केट अपडेट की, ओपनिंग की सारी अपडेट दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। चलिए हम वापस से निश्चित सर के पास जाएंगे और उनसे 3 स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे, विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस। सर ये आज गेनर्स की लिस्ट में भी है और आईटी में हम एक अच्छा मोमेंटम भी देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। तो इन 3 स्टॉक्स के बारे में बताइए, विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस। इन तीनों में आपका क्या कुछ कहना है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बाय करने की सलाह रहेगी, होल्ड करना चाहिए? सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूजुअली जब भी कोई भी स्टॉक एक इंडेक्स के बाहर निकलता है तब वहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिलते हैं। प्रीवियसली जी। हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज में जब भी निफ्टी के एक मेजर इंडेक्स के बाहर अगर कोई स्टॉक जाता है तो वहाँ पे एक बॉटम के साइंस देखने मिलते हैं एंड देन वहाँ से एक रिकवरी आता है। विप्रो में भी फिलहाल हमें न्यूज देखने मिले थे कि विप्रो अभी इंडेक्स से बाहर होगा, निफ्टी 40 में सी ऐड होगा। सो डेफिनेटली विप्रो में एक बॉटम में देखने मिल सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आईटी की भी बात करें तो आईटी में एक अच्छा खासा करेक्शन Okay. हो चुका है एआई की वजह से, जो नेगेटिव इम्पैक्ट में मिले थे इंडियन आईटी कंपनीज का। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हम ऑलरेडी चुके। सो ऑल इन ऑल विप्रो में अगर बात करें तो डेफिनेटली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है ये है, बट यहाँ से डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है। सो लंबी अवधि का समय है, एक से दो का व्यू है तो डेफिनेटली विप्रो पे यहाँ पोजीशन करने की राय रहेगी। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली विप्रो में होल्ड रख सकते हैं। दूसरी बात टीसीएस की अगर करें तो टीसीएस में भी हमें एक रिकवरी या एक लोअर लेवल से कंसोलिडेशन फेज हमें देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करें रिसेंटली जैसे ही हमें सीईओ के रेजिग्नेशन की बात हमें टाटा ग्रुप में देख तो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला था। वहाँ से कभी हमें एक रिकवरी देख रहे ओवर टाटा ग्रुप्स में। डेफिनेटली एक अनसर्टेन न्यूज था, अनएक्सपेक्टेड न्यूज था, उसकी वजह से एक गिरावट देखने मिली थी, बट वापस अब टीसीएस में भी एक सो अगर बात करें तो करंट लेवल्स पे टीसीएस पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वापस हमें 2450 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल टीसीएस पे करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। 23 से कोई स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा 2450 के टारगेट्स के लिए। अगर इंफोसिस की भी बात करें तो ओवरऑल अगर बात करें तो इंफोसिस में भी हमें एक रिकवरी मोड आईटी कंपनीज में देखने मिल रही है। सो ऑल इन ऑल अगर तीनों काउंटर्स में से बात करें तो टीसीएस में अभी फिलहाल बाय कर सकते हैं। ओके सर। सर अगला जो स्टॉक मैं पिक करना चाहूँगी, जिस पे मैं आपका जवाब लेना चाहूँगी, वो है नैल्को। नतीजे तो नैल्को के जब आए थे वो काफ़ी अच्छे थे, कमेंट्स भी अच्छे मिले हैं कंपनी को, लेकिन आज अगर शेयर की बात करें तो शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। 379 के लेवल पर ये स्टॉक जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमने मतलब पूरे अगस्त में देखा है कि निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है उसमें हमने रिकवरी ही देखी है। ऐसे में इस स्टॉक में आज गिरावट क्यों है, और इस स्टॉक पे इन्वेस्टर्स को अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब क्या करना चाहिए? सो डेफिनेटली एक नीजर रिएक्शन हम देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अनसर्टेन वे से हमें एक करेक्शन देखेंगे। रिसेंटली ही हम देख रहे हैं नाल्को में 10-15% का एक रैली देखने मिला था एंड देन वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हम ओवरऑल मेटल सेक्टर में नाल्को में एक अच्छी चुकी थी एंड वहां से ही प्रॉफिट बुकिंग के थोड़े साइंस देखने मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर बात करें तो मीडियम अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, ट्रेंड यहाँ से अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अच्छी खासी गिरावट में एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी, जिस हिसाब से हमें एक 2 दिन का करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं नाल्को में। तो यहाँ पे वापस एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी एंड वापस से हमें एक अपसाइड में 400 तक के लेवल्स नाल्को में देखने मिल सकते हैं। सो पैनिक करने की जरूरत नहीं है एंड एक्सिस्टिंग पोजीशंस भी है तो होल्ड रखने की ही राय रहेगी नाल्को। ओके सर। सर ओएमसी स्टॉक्स पर बात करेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो दबाव में है, $87 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सर जितने भी ओएमसी स्टॉक्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या फिर भारत पेट्रोलियम हो, इन तीनों स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक गिरावट देखने मिल रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक वॉलेटिलिटी की वजह से हम थोड़ा बहुत वीकनेस देख रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोल में एंड डेफिनेटली ओवरसीज कंपनीज में क्रूड ऑयल
हमें देखने ही मिलता है। सो ऑल इन ऑल हिंदुस्तान पेट्रो में अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है कि सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड अच्छा वॉल्यूम के साथ आज हमें गिरावट देखने मिली। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल ओएमसीज को एक अवॉइड करने की ही राय रहेगी। ओके सर, एंड सर बीपीसीएल, आईओसीएल? सो बीपीसीएल की भी बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो एक वीकनेस ही देखने मिल रही है। ओवरऑल सभी कंपनीज कंसोलिडेशन फेज में ही हमें ट्रेड देखने मिला है। अगर बीपीसीएल की भी बात करें तो करंट लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 200 डे के आसपास ही एक कंसोलिडेट होता हुआ देखने मिल रहा है एंड यहाँ पे भी थोड़ा ट्रेंड कंसोलिडेशन साइडवेज का ही देखने मिल रहा है। सो बीपीसीएल भी हो गया या आईओसीएल की बात करें तो यहाँ पे भी एक गिरावट ही देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर आईओसी में भी आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 1 की गिरावट देखने मिल रही है। ये काउंटर भी 200 डे एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है एंड एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है। तो तीनों ही काउंटर्स में अभी फिलहाल अवॉइड करने की ही राय है। ओके सर। सर एक और स्टॉक पे हम बात करेंगे, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। इसका जो स्टॉक है वो आज 5.77% अप है, 519 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म ही किया है, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा बाउंस बैक देख रहे हैं, थोड़ी रिकवरी नज़र आ रही है। तो ऐसे में इस स्टॉक पर अब क्या करना चाहिए? तो जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम के साइंस हमें देखने मिले वीकली चार्ट से। यहाँ पे एक रिकवरी मोड में हमें देखने मिल रहा है काउंटर। सो ऑल इन ऑल अगर बात करें तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिल रहे हैं एंड जिस हिसाब से रिकवरी देखने मिल रही है तो यहाँ से अभी मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। सो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रखना पड़ेगा। थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं एंड जिस हिसाब से हमें मोमेंटम देखना मिल रहा है 600 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीने में हमें जुबिलेंट फूड वर्क्स में देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अकोमोडेशन करने की ही राय रहेगी जुबिलेंट फूड वर्क्स। ओके सर। अगला जो हम स्टॉक पिक करेंगे वो हम लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लेंगे। 3.3% की तेज़ी है, 614 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। नतीजे भी आए लेंसकार्ट के और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 269% से 273% की बढ़ोतरी हुई इसमें और करीब 221 से लेकर 228 करोड़ रुपए के बीच में पहुंच गया था। ऐसे में स्टॉक का जो चार्ट है वो आपके सामने है सर। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक आपको अच्छा लगता है? सो लेंसकार्ट की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द यूनिक बिजनेस मॉडल्स हमें देखने मिल रहा है। एक ये सेगमेंट में से ग्लासेस का जो बिजनेस है सो डेफिनेटली कोई और कॉम्पिटिटर ऐसे जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ओमनी चैनल्स के थ्रू ऑपरेट नहीं करता है इंडिया में एंड डेफिनेटली एक यूनिक बिजनेस मॉडल के हिसाब से जिस हिसाब से हमने देखना पड़ा है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है इस कंपनी का। ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी हम देखने मिल रहा है आईपीओ के बाद से। जिस हिसाब से हमें एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखने मिले, रिजल्ट्स भी हमें इतने आउटस्टैंडिंग देखने मिला। सो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें चार्ट्स में भी देखना मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट था जब ये कंपनी का आईपीओ आया था कि इतने हाई वैल्यूएशंस पे क्यों आ रहा है एंड बहुत सारे रीजंस थे। बट अगर हम देखें तो सभी नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए काउंटर ने कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया है एंड अच्छे खासे रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को बना के दिए। सो डेफिनेटली जब भी कोई यूनिक बिजनेस एंड एक यूनिक मोड के साथ कोई बिजनेस का आईपीओ आता है तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। फ्लिपकार्ट में भी अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का भी है तो अभी भी यहाँ से होल्ड रख सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, हाई मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहने की ही चांसेस है लेंसकार्ट। ओके सर। एक और स्टॉक देखिएगा सर, HEG लिमिटेड जो है ये ऑल टाइम हाई पर है, 2.47% अप है और 704 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो HEG की बात करें तो HEG में भी हमें एक लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट ये काउंटर की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें रिसेंटली देखने मिल चुका है। सो डेफिनेटली एक
अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस के आसपास ही देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ये प्राइस पे हमें देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करना है। जिस हिसाब से हाई लेवल में एक मोमेंटम देखने मिला, सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये राइज एचईजी में एक अच्छे फायरवर्क्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो वेट एंड वॉच कीजिए, अगर ये काउंटर हमें 750 देखने मिलेगा तो डेफिनेटली एक लेट कीजिए हमें, देन उसके बाद एक अच्छे खासे मोमेंटम ये काउंटर में देखने मिलेंगे। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, 750 के आप सकते हैं एचईजी। ओके सर, अगले जिस स्टॉक पे हम बात करेंगे वो है टीडी पावर सिस्टम। 0.77% अप है, 1493 के लेवल्स पर फिलहाल मुझे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले भी ये जो स्टॉक है इसमें अपर सर्किट के लगने की ये बेहद करीब पहुंच गया था और शानदार तेजी भी दर्ज हुई थी। ऐसे में इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए सर? टीडी पावर सिस्टम्स की अगर बात करें तो जिस हिसाब से ग्लोबल डिमांड एआई के डेटा सेंटर्स की हमें देखने मिले हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पावर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने मिली, द पावर सप्लाई एंड हाई डिमांड। सो डेफिनेटली टीडी पावर सिस्टम्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासी रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं, एंड यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई के लेवल्स ही हमें देखने मिले हैं। सो करंट लेवल्स पे डेफिनेटली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का थोड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है, एंड अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी हम ये काउंटर में देख चुके हैं। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन से तो प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी टीडी पावर। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं सर। सबसे पहले हम जो सवाल पिक करेंगे वो सीमा घोष का लेंगे। वो लिखती हैं कि शुड आई वॉश दीज सिंस, मतलब वो कहना चाहती हैं कि क्या मैं अपने पाप धो लूँ बेसिकली। और जो स्टॉक्स उन्होंने पिक किए हैं वो है LTTS 3709 पे ले रखा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है 528 पर, जिंदल स्टील है 1255 पर, और तेजस नेटवर्क भी है इनके पास। तो ये पूछना चाहती हैं कि मैं इन स्टॉक्स में क्या करूं अब, और इसके साथ ही एक और सवाल भी ऐड किया है, टेल मी एनी वन बेस्ट स्टॉक्स विथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी जिसके ज़रिए मैं अपने जो ये सिंस यानी कि जो पाप है वो धो सकूं। तो ये उनका सवाल है बेसिकली। सो डेफिनेटली एक एक करके अगर हम बात करें तो LTTS अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ देखने मिला था जो इनका बाइंग प्राइस है वहां से थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने मिली, बट यूजुअली आईटी कंपनीज में अभी बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिले हैं। सो यहाँ पे होल्ड रखने की राय रहेगी, एंड जिस हिसाब से हमें लोअर लेवल से कंसोलिडेशन फेज देखने मिल रहा है तो वापिस से आपको आपके बाइंग प्राइस 3700 के आसपास की देखने मिले, एंड देन यहाँ कंटिन्यू रहेगी। सो 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कीजिए LTTS, एंड डेफिनेटली आपको आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दूसरा जो काउंटर मैम आधार हाउसिंग फाइनेंस जी। सो फाइनेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने मिला है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्म के भी साइंस देखने मिले, राइजिंग का सपोर्ट भी देखने मिला। सो यहाँ पे भी एक थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मार्केट्स में हमें रिकवरी देखने मिलेगी, एंड हाउसिंग सेक्टर में रिकवरी देखने मिलेगी। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो ऑल इन ऑल पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस को भी, एंड जैसे ही हमें एक लेवल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा वो है 520 का, जैसे ही काउंटर 520 के अबाव जाएगा हमें एक रिकवरी मोड देखने मिलेगी इस काउंटर में, एंड अपसाइड के लिए ये काउंटर रेडी हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे भी पेशेंटली होल्ड रखने की राय है।